आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी जिंदगी शमशान में लाश जलाने के साथ शुरू हुई थी और शायद लाशें जलाने के साथ ही ख़त्म होगी। मैं पिछले 10 सालों से शमशान में लाश जलाने का काम करता आ रहा हूँ, लेकिन इन 10 सालों में मैंने कभी किसी नकारात्मक शक्ति को अपनी आंखों से नहीं देखा और यही कारण था कि आज तक मैं इन बातों को झुठलाता आया हूँ। इन बातों पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जो चीज़ें दिखती ही नहीं उनसे घबराना बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं गलत था। 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना थी। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब कभी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बात आज से 2 साल पहले, लगभग तारीख थी 30 मई साल 2020। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लग चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। दूर दूर तक सिर्फ धूल, मिट्टी और हवा उड़ती हुई और कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे शहर के सारे लोग ही कहीं गायब हो गए हों। कोरोना नाम की इस महामारी ने देश में चारों ओर सन्नाटे की चादर बिछा दी थी। महामारी के कारण आए दिन लोगों की मौतें होती रही थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से मरता था उसकी लाश तक को उसके परिवारजनों को नहीं दिखाया जाता था। कई बार तो खुद परिवार वाले भी अपने सगे संबंधी को देखने नहीं आते थे, इस डर से कि कहीं ये जानलेवा बीमारी उन्हें भी ना हो जाए। और सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी और कहीं फैले। इसलिए मृतकों के शरीर को एम्बुलेंस में डालकर सीधा शमशान लाया जाता था, ताकि कोई और उनके संपर्क में ना आए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से लाश व्यक्ति के शरीर पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में बांध कर लाया जाता था, ताकि कीटाणु शरीर से बाहर नहीं निकलें और किसी के शरीर में ना आ पाए। आए दिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से अब देर रात तक मुझे शमशान में रुकना पड़ रहा था। ऐसे ही एक रात को करीब 1 बजे एक एम्बुलेंस शमशान में आई। उस एम्बुलेंस में 3 लाशें थीं। वो तीनों लाशें सर से लेकर पांव तक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थीं। ड्राइवर और वार्ड बॉय ने मिलकर उन तीनों लाशों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और हम तीनों ने मिलकर उन लाशों को एक एक कर चिता की लकड़ियों पर रख दिया। उन शवों की लकड़ियों पर रखने के बाद वो ड्राइवर और वार्ड बॉय वहाँ से ऐसे भाग खड़े हुए मानो जैसे वहाँ उन्हें ज़्यादा देर खड़े रहने में बहुत डर लग रहा हो। मुझे एक पल के लिए उनका बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा आधी रात को अगर कोई शमशान में लाश लेकर आएगा तो उसका डरना लाजमी है। इसलिए मैंने भी इस बात को यहीं छोड़ दिया और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। वैसे तो मेरा काम सिर्फ अंतिम संस्कार की क्रियाक्रम को पूरा कर चिता जलाने के लिए उसके संतान के हाथ में लकड़ी देना था, लेकिन कई बार शमशान में ऐसी लाशें भी आती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो लावारिश होती हैं। ऐसे में मैं ही उन लाशों को अग्नि दिया करता था। ये तीनों लाशें भी लावारिस थीं, इसलिए मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। मैं नीचे बैठ गया और फिर फटाफट अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगा। सभी विधियों को पूरा करते करते मुझे रात के 3 बज गए। ये पहली बार था जब मैं किसी चिता को रात के 3 बजे अग्नि देने जा रहा था। शमशान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सन्नाटे से भरे शमशान के वातावरण को देखकर
आज मुझे भी अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था। पूरे शमशान में सिर्फ एक ही स्पॉटलाइट थी, जिसकी पीली रोशनी अपने सीमित दायरे तक ही फैल रही थी, जिस कारण शमशान में कुछ कोनों में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। और मुझे रह रहकर यह एहसास हो रहा था कि मानो जैसे उन अंधेरे कोनों में से कोई मेरी ओर झांक रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में मुड़ता तो वहां अंधेरे के सिवाय मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई देता। रोज की तुलना में आज झिंगुरों की आवाज़ें बहुत जोरों से आ रही थी। साथ ही दूर से कई कुत्ते भी जोर जोर से रो रहे थे। वो आवाज़ें मेरे अंदर डर को बढ़ा रही थी। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद फिर जलती हुई मशाल को अपने हाथों में थामकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे सामने इस वक्त 3 चिताएं थीं, जिन्हें मुझे एक एक करके अग्नि देनी थी। सबसे पहले मैं अपनी दाईं ओर मुड़ा और पहली चिता की ओर आगे बढ़ गया। चिता के पास आकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मशाल को चिता की ओर बढ़ा दिया। उस चिता में अभी आग लगने ही वाली थी, तभी अचानक वहां तेज हवाएं बहना शुरू हो गईं। तेज हवाओं के कारण मेरी आंखों में धूल उड़ने लगी। अचानक उड़ती धूल के कारण मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह उस धूल को अपने आंखों के सामने से हटाने की कोशिश की। मैं अभी धूल हटा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मशाल पर पड़ी, जिसकी लौ तेज हवा के कारण तेजी से फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी भी वक्त अब बुझ सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो बुझ पाती, मैंने तुरंत उसे पहली चिता से भिड़ा दिया। मेरे ऐसा करते ही आग ने एक ही पल में चिता की लकड़ियां भभक कर जल उठीं। चिता के जलते ही अचानक बहुत तेज हवाएं जो चल रही थीं वो अब रुक गईं। अब एकदम धूल मिट्टी हवा में चारों तरफ जो उड़ रहे थे वो अब धरती में समा चुके थे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शमशान में आज ये हो क्या रहा है। मैंने अपने चारों ओर देखकर समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया। रोज की तुलना में आज शमशान में मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटनाएं हो रही थी। आज पहली बार मुझे घर जाने की जल्दी इच्छा हो रही थी। मेरे मन में ये सब विचार आते ही मैं दूसरी चिता की ओर मुड़ा। उसमें भी आग लगा दी। दूसरी चिता भी भभक कर जल उठी। उसके बाद मैं तीसरी चिता की ओर बढ़ा और उसमें भी आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी चिता को अग्नि दी, उस चिता की लकड़ियां फट से जल उठी, मानो जैसे वो लकड़ी ना होकर पेट्रोल हो। चिता की आग काफ़ी तेजी से जलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आग इतनी बढ़ गई कि उसकी बड़ी बड़ी लपटें ऊपर पेड़ के पत्तों तक छूने लगी। आज से पहले मैंने आग की इतनी बड़ी लपटें कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभी मैं अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखों से अपने सामने का नज़ारा देख ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। आग के लपटों के बीच चिता के ऊपर रखी हुई लाश झट से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके बाद उसने अपनी गर्दन धीरे से मेरी ओर मुड़ाई और मेरी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। लाश को जिंदा होता देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरा शरीर डर के मारे कंपकपाने लगा। मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी। मैं ज़ोर से चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले से निकल ही नहीं रही थी। मेरी जान मेरे गले में आ चुकी थी और अगले ही पल लड़खड़ाते कदमों से मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब मुझे होश आया तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस चिता की ओर देखा जिस चिता की लाश जिंदा हो गई थी। वो चिता पूरी तरह से जल चुकी थी। चिता की आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस चिता के पास पहुंचा।
मैंने देखा उस चिता पर रही हुई लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी हड्डियां मैं साफ देख पा रहा था। थोड़ी देर तक इसी तरह लाश को घूरने के बाद मेरे अंदर कई सवाल उठने लगे। कल रात जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या वो सच था? क्या वो भूत था, प्रेत था या कोई पिशाच था? आखिर वो था क्या? वो मरी हुई लाश आखिर जिंदा कैसे हो गई? यही सारे सवाल मेरे मन में उठने लगे, जिनका जवाब मैं आज तक नहीं खोज पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 3 बजे के करीब रोहित की आंख उसके कुत्ते के बार बार भौंकने से खुल जाती है। रोहित चिढ़ता हुआ बोलता है, इस रॉकी को क्या हो गया आज? इतना तेज तेज क्यों भौंक रहा है? इतना कहकर वो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन 5 मिनट के बाद दोबारा से वो अपने कुत्ते के भौंकने से उठ जाता है। इस बार रॉकी कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था। रोहित अपने कुत्ते रॉकी को उल्टा सीधा बोलते हुए दरवाजे तक जाता है कि तभी रॉकी का भौंकना उसकी कुर्राहट में बदल गया। रोहित को बड़ा अजीब लगा। अब इससे क्या हुआ? अब तक तो भौंक रहा था, अब कुर्रा क्यों रहा है? ऐसा क्या देख लिया इसने? रोहित हल्के से दरवाजे को खोलता है और आगे की ओर बढ़ता है, जिधर से रॉकी की आवाज आ रही थी। अब रॉकी की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। रोहित टॉर्च की रोशनी से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसको एक पेड़ के पीछे, जो कि उसके ही घर के बगीचे में लगा हुआ था, वहां रॉकी की पूंछ जैसा कुछ दिखा। रोहित ने थोड़ा सा और आगे बढ़कर जैसे ही उस तरफ टॉर्च की लाइट डाली, उसके बदन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। रोहित ने वहां जो देखा वो ना तो कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। वो जो कोई भी था रॉकी को भंबोड़ भंबोड़ कर खा रहा था। रोहित के टॉर्च की रोशनी जैसे ही उसके ऊपर पड़ी तो उसने रोहित की तरफ देखा। उसकी सुर्ख खून जैसी आंखों को देखकर रोहित वहीं जड़क हो गया और उसके मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या भला है? वो जो कोई भी था रॉकी को छोड़कर बगीचे के सामने बनी दीवार पर जा बैठा और रोहित को देखकर अपने मुंह पर जीभ फिराने लगा। रोहित ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसको कुछ भी नहीं सूझा। वो सीधा अपने घर के गेट की तरफ भागा। रोहित गेट तक पहुंच भी पाता, तब तक वो दरिंदा एक ही छलांग में उस दीवार से सीधा रोहित के सामने आकर रुका। रोहित कुछ करता उससे पहले ही उस दरिंदे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर तभी वहां पर अचानक से रोहित के पिताजी आ गए, जो कि बाहर कहीं काम से गए हुए थे। उनकी कार की रोशनी दरवाजे से जब उस पिशाच के ऊपर पड़ी तो वो पिशाच पता नहीं कहाँ गायब हो गया और इस तरह से रोहित मरते मरते बचा। रोहित ने अपने पिताजी को पूरी बात बताई। उसके पिताजी को तो कुछ समझ नहीं आया, मगर वो जो कोई भी था उस दिन के बाद से रोहित को वो फिर कभी नहीं दिखा और उसके कुत्ते की मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर, मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा।
मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा। इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो तांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस तांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस तांगे वाले से सहायता मांग लूं। ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को रोकने का इशारा किया, तो वो तांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। तांगे के रुकते ही तांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपए देकर उसके तांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपए दे दूंगा, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे तांगे पर बैठने को कहा। मैं भी तांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। तांगे पर जहां मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था, तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों? क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ, तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी, तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था। मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था। मैंने सभी जेबों को देखा, पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले। मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ? शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा। जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतरकर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चचा मेरे पैसे गिर गए हैं, तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे? और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप? ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका। मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं तभी उस भूत ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। तभी वहां फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर आज भी वो आवाज, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए, मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।